प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का टॉपिक लेसन नंबर 3 और इसी का आज अपन सेकंड वीडियो के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दूं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेंडलवाद की पुनः खोज और आनुवंशिकी की शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेंडलवाद की जो पुनः खोज हुई थी, आपको बता दूं जैसे कि मेंडल ने वंशागति की जो नियम प्रतिपादित किए थे वो लगभग 35 वर्ष तक वो उपेक्षित रहे, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने उन्हें पुनः खोज करने की कोशिश की। उसमें से 3 साइंटिस्ट थे। जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज और जर्मनी के थे कॉल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक ने पृथक पृथक रूप से कार्य किया और सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपना आनुवंशिकी शब्दावली। तो आपको बता दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टिकोण से। जो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को यदि समझने के लिए हमें निम्न तकनीकी शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जीन किसे कहते हैं। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को कंट्रोल करता है। आप पूछोगे कि लक्षण कौन सा, यदि लंबापन और एक हो जाएगा बौनापन। ठीक है, जो लंबा होगा वो हो जाएगा कैपिटल टी और बौना होगा उसको बनाएंगे स्मॉल टी। और यदि युग्म में है तो कैपिटल टी दोनों कैपिटल समयुग्मजी लंबा भी कहेंगे उसको, और इसे कहेंगे समयुग्मजी बौना। क्लियर है। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को यदि कंट्रोल करता है उसे कहते हैं जीन। ठीक है, मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन ने। जो मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग किया तो उसका जो नाम दिया था वो किसने दिया था? जॉनसन ने। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अपन दूसरा पॉइंट जो शब्दावली का है वो है युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी होंगे, कैपिटल टी लंबापन और स्मॉल टी हो जाएगा आपका बौनापन। क्लियर। उसके बाद देखते हैं तीसरा समयुग्म जीन। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी है वो कैसे होंगे? एक समान हो, उसे कहेंगे समयुग्म जीन। ठीक है, जैसे कैपिटल टी दोनों समयुग्म जीन लंबे पौधा हो गया और दोनों स्मॉल टी है वो शुद्ध बौने को दर्शाता है। क्लियर। तो कैपिटल टी समयुग्म जी लंबा और दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे समयुग्म जी बौना। क्लियर। चौथा पॉइंट है विषम युग्म जी। विषम युग्म जी किसे कहेंगे? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी होंगे वो कैसे होंगे? असमान होंगे, उसे विषम युग्म जी कहते हैं। विषम युग्म में क्या हो जाएगा? एक क्या लंबा भी हो जाएगा और एक बौना हो जाएगा। तो अपन कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी भी आएगा और स्मॉल टी भी होगा। ठीक है, तो देखो एक और बता देता, जैसे कैपिटल टी है इसे आप क्या कहोगे? शुद्ध लंबा, शुद्ध युग्म लंबा। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे अपन? शुद्ध युग्म बौना। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है कि यदि टी और कैपिटल दोनों आ जाए, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी आ जाए तो उसको कहेंगे विषम युग्मजी। ठीक है, ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, लेकिन ये समयुग्मजी लंबापन का है और ये समयुग्मजी बौनापन का है और ये हो जाएगा आपका विषम युग्मजी। क्लियर। तो समयुग्मजी के बारे में समझ में आ गया, विषम युग्मजी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है वो आपको बता देते हैं। किसी सजीव की बाह्य जो प्रकृति होती है, बाह्य से कैसा दिख रहा है, बाह्य प्रकृति है, बाह्य प्रकृति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्लियर। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी के लिए कैपिटल टी जो अभी मैंने आपको बता दिया, और विषम युग्मजी के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर। छठा पॉइंट देखते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप किसे कहेंगे? किसी सजीव की जो आनुवंशिकी रचना होती है ना, आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। क्लियर है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में कितना अंतर है? लक्षण प्रारूप में बाह्य प्रकृति को लक्षण प्रारूप कहते हैं किसी सजीव की, जबकि जीन प्रारूप में किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। अब देखिए कैपिटल टी दोनों है तो शुद्ध भी कह सकता हूँ
या उसको समयुग्मजी लंबा कह सकता हूँ। अशुद्ध में कौन सा है, अशुद्ध कह सकता हूँ। और विषम युग्मजी लंबा टी भी कह सकता हूँ। विषम है लेकिन टी कारक क्या है, लंबेपन को बताता है, और स्मॉल टी किसको बताता है, बौनेपन को बताता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं प्रभावी लक्षण। सिंपल है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि जैसे भी अपन शुद्ध लंबे पौधे ले लिए या शुद्ध बौने पौधे ले लिए, ठीक है, दोनों के युग्म कैपिटल टी इसके हो जाएंगे बौन स्मॉल टी। जब संकरण करवाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में कुछ पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है ना। जो F1 पीढ़ी में पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं उसको कहेंगे अभिव्यक्त, स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं उनको कहेंगे अपन प्रभावी। जो प्रकट हो रहे हैं ना उनको प्रभावी लक्षण, मतलब कहने का दो पौधे लंबे और पौधे के बीच में संकरण करवा रहे हैं, और जो कैसे पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो पौधे हमें प्रकट हो रहे हैं प्राप्त हो रहे हैं उनको कहेंगे प्रभावी कारक। और जो प्रकट अपने आप को प्रकट नहीं कर, मान लेते हैं जी लंबे और बौने पौधे ले लिए तो उनमें संकरण करवाए तो मान लो लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो ये लंबा जो होगा वो प्रभावी कारक में आया। जबकि जो बौना भी हमने तो लिया था वो बौना है वो प्रभावित नहीं, वो क्या हो जाएगा आपके अप्रभावी कारक, जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता। क्लियर। तो प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और दूसरा 8वां पॉइंट, अप्रभावी लक्षण, जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त है वो नहीं कर पाता, वो हो जाता है अप्रभावी लक्षण, अर्थात छुप जाता है, वो प्रकट नहीं होता, ठीक है ना, उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। क्लियर। 9वां पॉइंट है अपना एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की क्या होती, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। क्लियर, सिंपल है। 10वां पॉइंट द्विसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। 11वां पॉइंट त्रिसंकरण किसे कहेंगे, त्रिसंकर संकरण किसे कहेंगे, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और बहुसंकरण में क्या हो जाएगा, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकरण संकर संकरण कहते हैं। क्लियर। 13 पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें याद रखना F1 पीढ़ी का संकरण, जो F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं, मान लो लंबे पौधे हो रहे तो लंबे या बौने या तो बौने, तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, इनका संकरण किससे करवाना है, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से साथ में किया जाता है, तो यह जो संकरण होगा वो परीक्षण संकरण कहलाता है। क्लियर। परीक्षण संकरण सुनना अच्छी तरह से, वह संकरण जो हमें F1 पीढ़ी से पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं, F1 पीढ़ी के पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं उनका संकरण किससे करवाना है, अप्रभावी लक्षण के साथ में, अप्रभावी लक्षण वाले प्रारूप के जनक के साथ में संकरण करवाना है। इस प्रकार का जो संकरण होगा वो परीक्षण संकरण कहलाता है। उसके बाद एक और संकरण है अपना, वो है आपका संकर पूर्वज या पच्च संकरण। इसमें क्या करना है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का जो F1 पीढ़ी में अपने पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनका जो संकरण है वो दोनों जनकों में से किसी में, यदि लंबापन का हो या बौनेपन, किसी के साथ, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ में किया जाता है, उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। क्लियर। उसके बाद है 15 व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, वह संकरण जिसमें ए पादप में मान लेते हैं कैपिटल टी को नर और बी पादप है वो स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में ए पादप कैपिटल टी को मादा और बी को स्मॉल टी को पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे व्युत्क्रम संकरण। कहने का मतलब एक बार ए पादप को कैपिटल टी को नर मानना है और बी को पादप है वो स्मॉल टी को मानना है, ठीक है, उसको मादा मानना है। फिर क्रॉस दूसरे संकरण में अपन क्या करें, ए को कैपिटल टी को मादा मानना है और बी स्मॉल टी को क्या मानना है, नर मानना है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम संकरण। ठीक है। उसके बाद 16वां पॉइंट जनक पीढ़ी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें कहते हैं जनक पीढ़ी। अब जनक माता पिता, उनसे संतति प्राप्त कर रहे तो ठीक है ना, जो जनक कौन हो जाएगा, माता पिता, तो जनक से संतति उत्पन्न कर, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधा का अपन क्या करवा रहे, संग्रह, संतति कैसे होगा, जनक पीढ़ी,
जो लंबे पौधे लिए शुद्ध बौने पौधे, इन बीज के बीच जब अपन संकरण करवाएंगे तो हमें जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है, संतति पौधे, ठीक है ना। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधा का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। 17वां पॉइंट, F1 पीढ़ी, जनकों के संकरण से जो जनक है, लंबा और शुद्ध पौधा कोई भी ले लो, जनकों के संकरण करवाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे या शुद्ध बौने, इनसे संकरण करवाएंगे तो हमें संकरण से प्राप्त संतति को प्रथम पीढ़ी, जो संतति प्राप्त होगी उसको कहेंगे प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी, अब F2 पीढ़ी में क्या होगा, जो F1 पीढ़ी के संकरण से जो प्राप्त संतति होगी उसको कहेंगे F2 पीढ़ी। क्लियर। 19वां पॉइंट, एक संकर्ष अनुपात, एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। और द्विसंकर अनुपात किसे कहेंगे, संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।